हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भारत के संविधान से बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसमें हम आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कराएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चनों की संख्या 20 रहेगी, 20 प्लस फैक्ट बहुत सारे रहेंगे। क्वेश्चन के अनुसार फैक्ट भी आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्य या सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? यदि आप लोगों को लोकसभा का सांसद बनना है, देखिए लोकसभा, आप लोग एक वर्ड याद रखिए, से रे ले आ, सरला। संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ला से लोकसभा आर्टिकल 81 में है ना। चलिए, संसद के अगर मैं बात करूं संसद के सदन की, तो संसद के सदन दो होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा। अगर बात करूं संसद के अंग की, तो संसद के अंग दोस्त 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो राज्यसभा होती है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है ना। अच्छा, इसका सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का आयु चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री है ना, लोकसभा के इलेक्शन के द्वारा ही अपॉइंट होता है। दूसरी चीज, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष आयु चाहिए। तो विकल्प यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट होगा दोस्त। क्लियर? अब यहाँ पे कवर करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम उम्र 25 वर्ष निर्धारित है। आप लोग कम से कम 25 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुके हों तभी आप लोग एलिजिबल होंगे लोकसभा के इलेक्शन के लिए। लोकसभा अर्थात लोगों की सभा, जिसे भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है। निचला सदन है ना, ऊपरी सदन राज्यसभा। तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो होता है राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 में है। लोकसभा जो कि निम्न सदन है ना, निचला सदन है, आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र दोस्त 30 वर्ष निर्धारित है, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपसे पूछ सकता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की उम्र चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्त 30 वर्ष आपको चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे ही राज्य में विधानसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है। और वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु से प्राप्त हो जाता है, यानी मतदान का जो अधिकार मिलता है वो 18 वर्ष की आयु से मिलता है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, उपराष्ट्रपति होता है दोस्त, या फिर प्रधानमंत्री होता है? एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है। राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्त लोकसभा के स्पीकर होता है क्या? बिल्कुल नहीं, सही आंसर जाएगा उपराष्ट्रपति होता है ना। भारत के संविधान का आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत के लिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति से निचला जो पद होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति याद रखना। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, 63 में कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरा सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति। संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेगा।
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं, जो कि 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे, तथा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? जरा बताइए कौन सा संविधान संशोधन था? तो देखिए 1976 1976 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। चलिए, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही इस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए एक नए भाग 4 क, आपको पता होगा भारत के संविधान में कितने भाग हैं? मूल रूप से 22, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं क ख ग मिला के। तो 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो आपके मूल कर्तव्य है ना, उनको शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है मूल कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है? 4 क में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। अच्छा, मूल रूप से संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो 10 थे जब संविधान पारित किया गया था। ठीक है, या फिर ये बाद में जोड़े गए? ये बाद में जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे, है ना। लेकिन जब ये जोड़े गए थे 1976 में 10 थे तब। अच्छा, 11वां जो मूल कर्तव्य आया वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष वाला, है ना, आयु के बच्चों को शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ये मौलिक अधिकार पूछ रहा है। मौलिक अधिकार 5 दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, 7 या 11? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर के लिए बी ऑप्शन। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। जरा ध्यान से सुनिए, भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में शामिल संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 है ना, इसको अनुच्छेद 31 में शामिल था संपत्ति का अधिकार, जब इस पे लिखा रहता है निरसित, तो इसे निरसित किया गया है। अच्छा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस सूची से बाहर कर दिया गया। यानी कि जहां पहले 7 मौलिक अधिकार थे, फिर कितने कर दिए गए? 6। और इसे आर्टिकल 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है, जो कि इस प्रकार है। समता व समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले संख्या 7 थी, है ना। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे सूची से बाहर कर दिया गया और आर्टिकल 300 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। सवाल नंबर 5 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी जो प्रावधान है वो है भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई ये, ठीक है। चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारी कवर करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग और उनके नियंत्रित संस्थानों के आय और व्यय की जांच करेगा, लेखा जोखा रखेगा। केंद्र और राज्य के जो सरकारी विभाग हैं, है ना, उन्हें नियंत्रित करेगा, आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, है ना। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगी, इतने वर्ष के लिए, ठीक है। भारत के पहले महालेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कौन थे? तो वो थे वी नरसिंह राव। याद रखना, वी नरसिंह राव ये भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो राष्ट्रपति, देखिए आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो देश का सर्वोच्च कमांडर बोला जाता है, देश का सर्वोच्च नागरिक बोला जाता है, ठीक है, देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, अच्छा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। देख लो, उल्टी रीत है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियां की जाती हैं। कौन कौन सी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आगे, राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत की राष्ट्रपति का पद आता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? सवाल नंबर 7, बढ़िया सवाल है भाई। तो देखिए, पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान जब लागू किया गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। ये जो प्रथम संशोधन हुआ ये हुआ था 1951 में। इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। जरा ध्यान दीजिए, देखिए किस किस अनुच्छेद में करेक्शन किया गया था। वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किए गए, है ना, तथा 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख को जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में 1951 प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। 31 क में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई और 31 ख में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों की वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा उसमें शामिल किया गया। ये भी आप लोग इससे रिलेटेड याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? सही आंसर है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले संविधान जब लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई। अब भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट भाग पूछे तो भाग 17 है। भारत के संविधान का भाग 17 है। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, ठीक है। वर्ष 1976 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो देखिए, वर्ष 1976 में, ठीक है ना, सिंधी को जोड़ा गया। आपसे पूछ सकता है सिंधी भाषा को कब? तो 1976। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया, याद रखना, है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के अब 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। कब कौन सी जोड़ी गई, इट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सही आंसर हो जाएगा
दोस्त ये हो जाएगा राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा। राज्यपाल वो शख्स होता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद ग्रहण करता है। राज्यपाल बनने के लिए आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा दोस्त, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो तब तक होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। वैसे 5 वर्ष का निर्धारित होता है, लेकिन राष्ट्रपति तब चाहे इसे हटा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 163 के साथ राज्यपाल के द्वारा की जाती है। याद रखना, कौन सा मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित 163 राज्यपाल करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनाव के बाद या फिर जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे, है ना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। सामान्यतः आम चुनाव के बाद किसी एक ही दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद की जो नियुक्ति है वो प्रदान की जाती है और इसके लिए राज्यपाल को संवैधानिक बाध्यता होती है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 163 ये बात कबूलता है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सवाल नंबर है 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति कुछ वैसा लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछ सकता है, यानी इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं, है ना। चलिए देखिए, ये है भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, और कौन होता है भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनावों को करवाने का ये जो उत्तरदायी होता है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता है ना, ये इसकी आयु का क्राइटेरिया होता है। आगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन संसद द्वारा महाभियोग लाया जाएगा। राष्ट्रपति का पर्व जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त वो है राजीव कुमार। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पद इन्होंने ग्रहण किया है। आगे बढ़ते, प्रधानमंत्री को खालिस्तान का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आपको पता है भाई, प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ता है, तो किसका सदस्य होना इसे आवश्यक है, जरा बताइए। ठीक है ना, प्रधानमंत्री को किसका सदस्य होना आवश्यक है? संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना इसे आवश्यक है। आप लोग कहेंगे लोकसभा, तो 11 नंबर के लिए मेरी तरफ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। प्रधानमंत्री को का सदस्य होना आवश्यक है, किसका? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, जरूरी नहीं लोकसभा का सदस्य हो। आगे, प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बना रह सकता है, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं होते तो भारत की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सवाल नंबर 12। कौन करता है? तो वो भारत का मुख्य, ठीक ना, मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति, है ना। तो जब राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं हो, तो ऐसे में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, भारत की राष्ट्रपति या कार्य का निर्वहन अधिनियम 1969 यह प्रावधान करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उप राष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में श्री गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से एक एक लाइन देख लेना। आगे बढ़ते, मौलिक अधिकारों को संविधान के हिस्से में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के किस हिस्से में शामिल किया गया है, या आप लोग देखिए कौन से हिस्से में? तो सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर के लिए, मौलिक अधिकारों को संविधान के किस हिस्से में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो शामिल किए गए हैं तृतीय भाग में। कहाँ पे? तृतीय भाग में शामिल किए गए हैं मौलिक अधिकार। तो सही आंसर यहाँ पर जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन। मौलिक अधिकारों को संविधान के तृतीय हिस्से में शामिल किया गया।
मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में, है ना, तीसरे भाग में आर्टिकल की बात करूँ तो 36 से 51 तक, है ना, 36 से 51 तक है क्या, देखिए 1 से 4 तक है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा 5 से 11 तक है नागरिकता, और 12 से 35 तक है क्या, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, और 36 से 51 तक क्या है फिर, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है ना। तो 36 से 51 तक नहीं है मौलिक अधिकार, ये है 12 से 35 तक। आर्टिकल जो है वो है 12 से 35 और भाग 3, ठीक है। तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को नागरिकता जो है वो प्रदान किया गया है, इस ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं कर मतलब किए जा सकते, और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का। आगे बढ़ते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, 14 नंबर सवाल। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना ये भारत की राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्त इसका, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता तब सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक ना, इसकी सीमा तय नहीं है, जब तक चाहे, जब तक उसका समर्थन होता रहे तब तक राष्ट्रपति बन सकता है। अगला, राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सी लाइन यहाँ पे सही है। संयुक्त रूप से राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल गलत बात, पहली वाली और दूसरी वाली। राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित होते हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होता है। देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा तथा लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा होती है। जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित करने की शक्ति किसके साथ टिकी हुई है, किसके साथ टिकी हुई है। तो जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति पर टिकी हुई है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही हो, सॉरी बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस समय राज्य के बजट पारित करने की शक्ति लोकसभा के साथ टिकी हुई है। अनुच्छेद, ठीक है, जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है तो उस समय राज्य के बजट पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के साथ टिकी हुई है। अनुच्छेद 356, ठीक ना, 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाता है। 356 राष्ट्रपति शासन होता है, याद रखना। 360 वित्तीय आपात, 352 ये होता है राष्ट्रीय आपात। इस आर्टिकल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए, भारत का महान्यायवादी के द्वारा नियुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। जरा सुनिए, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, 76। कौन करता है नियुक्ति, भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़िए, आर्टिकल 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। किसकी सलाह पर, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। 352 है ना, 352 आर्टिकल, तो सही आंसर हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति। कैबिनेट प्रधानमंत्री से भी सलाह लेगा भाई, तो कैबिनेट की सलाह पर आर्टिकल 352 का प्रयोग कर, है ना, आपातकाल की स्थिति में, ठीक है ना, आपातकाल घोषित कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कैबिनेट की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352, तो आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में है, 352 में, है ना। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, आर्टिकल 356 में।
अच्छा, वित्तीय आपात, धन की कमी होगी तो वो लगेगा आर्टिकल 360। आ जाइए आगे, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष सेना प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेना का एक प्रधान अफसर। आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है। तो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च जो सेना अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, याद रखना है ना, कमांडर इन चीफ भी बोलते हैं। देखिए, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेना भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना में 3 प्रभाग हैं: भारतीय थल सेना, जल सेना और भारतीय वायुसेना। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति दोस्त राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है ये राष्ट्रपति करता है। यह आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 315 से 323 तक। तो ये आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्लस इनके फैक्ट थे। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, है ना। ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे भी वीडियो कवर कराता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।